हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक्स में फोर्स के बारे में भी जानेंगे और मोमेंटम और मुख्तलिफ टॉपिक हैं। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम। चैप्टर आपका कौन सा है जी? 3 डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में पता है आपको कि मैकेनिक्स की ब्रांच है और उसमें जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स का जिक्र होगा, हर टॉपिक में होगा और उसके थ्रू ही जो है हम मोमेंट सॉरी जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फोर्स क्या है? फोर्स आपका एक ऐसा एजेंट है या सोर्स है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी की हालत को तब्दील कर सकते हैं, वेदर इट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में लाते हैं या लाने की कोशिश कर सकते हैं फोर्स की मदद से, या आपकी बॉडी अगर स्टेशनरी है, रेस्ट में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मोशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो फोर्स आपका किसी भी बॉडी की हालत चेंज करने का एक जरिया है, एक सोर्स है, एक एजेंट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ठीक है जी। मोमेंटम जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मोमेंटम के लिए आपको अगर जानना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है, कोई भी है, चलो क्रिकेट वाला बॉल ले ले जो थोड़ा भारी भी होता है, तो उसका मास कितना है? ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है। इसका मास कितना है? 200 ग्राम है। ठीक है जी। अब इसको हम किसी को थ्रो करते हैं कैच कैच खेलने के लिए, तो अगर आप आहिस्ता से थ्रो करते हैं तो वो आराम से पकड़ लेता है। ठीक है ना। अगर उसकी स्पीड आहिस्ता से, फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी स्पीड जो रख ली 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी रखी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो अच्छा इसी बार ये 200 ग्राम है, इसको हम फेंकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की, फॉर एग्जाम्पल। तो बॉल का मास तो सेम है मगर स्पीड जो है वो दोनों की क्या है? डिफरेंट है। सही है। तो अब आपने फेंका किसी अपने फ्रेंड की तरफ, तो वो ये वाला बॉल आसानी से कैच कर लेगा या ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी रोकने में। बॉल को कैच करने का मतलब है रोकना, और इसको रोकने में थोड़ी दुश्वारी होगी उसको क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा होता है। सही है ना? तो यहाँ पर क्या मैटर करता है? मास तो दोनों का सेम है मगर स्पीड की वजह से ये वाला जो थ्रो है ये ज़्यादा आपका हर्ट करेगा आपके हाथों को, ठीक है, या आपको पकड़ने में थोड़ी दुश्वारी होगी। इसी तरह आप, एक साइकिल है, साइकिल पे कोई जा रहा है आपका दोस्त, एक स्लो स्पीड में जा रहा है, ठीक है, और एक ट्रक उसी स्पीड में जा रही है, दोनों जो है स्पीड सेम है। एक साइकिल वाला है और दूसरा क्या है? ट्रक वाला। यानी आपका ट्रक जा रही है, मोशन में है, और दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। ठीक है जी। तो साइकिल की और बस आपके ट्रक की स्पीड सेम है। सही। अब आप पीछे से दोनों को पकड़े, सही है, तो कौन सी जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो रोकने में आपको आसानी होगी?
तो आप खुद ही समझ जाएं, साइकिल वाले को आप पीछे से हाथ से पकड़ के, ठीक है ना, पीछे से हैंडल वगैरह पकड़ के उसको रोक सकते हो अगर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो कोई, ठीक है ना। मगर उसी स्पीड में ट्रक जा रही है तो उसको आप पीछे से पकड़ के रोक के दिखाएं, वो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है आप ना रोक पाए। तो यहाँ पर स्पीड सेम है मगर दोनों के मास में क्या है फर्क है। स्पीड दोनों की सेम थी मगर दोनों के मास में क्या है फर्क है, ये बहुत भारी है और ये बहुत हल्की है एज कम्पेयर टू ट्रक। तो अभी आप यहाँ पर एक कंसेप्ट बना लें, जिसकी यहाँ पर देखो जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, यहाँ पर जिसका मास ज्यादा है उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई तो फर्क है, दोनों में कोई फर्क है। तो यहाँ पर फर्क ये था कि मास ज्यादा था, यहाँ पर फर्क ये है कि स्पीड ज्यादा थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ट्रक का जो है मोमेंटम ज्यादा है, और क्योंकि इसकी मास ज्यादा है, ग्रेटर द मास, ऐसे आप लिख लो, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ग्रेटर द स्पीड, यहां पर क्या था, स्पीड ज्यादा थी, ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर विल बी मोमेंटम, ग्रेटर विल बी मोमेंटम। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाई जिस चीज की रफ्तार ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, या जिसका मास ज्यादा होता है उसका भी मोमेंटम ज्यादा होता है। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, एक्चुअली मोमेंटम है क्या। अच्छा, अगर कहें कि भाई ट्रक भी रेस्ट में है, साइकिल भी रेस्ट में, तो मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां पर मोमेंटम उसी बॉडी का होगा जो हरकत में होगी, यानी मोमेंटम आपका उसी ही बॉडी का हो सकता है, ज्यादा या कम, जो हरकत में होगी, जो मोशन में होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, स्टेडी है, ठीक है ना, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, स्टेडी बॉडी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। स्टेडी का मतलब आप समझो, रेस्ट में है, हरकत में नहीं है, तो उसका मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि भाई मोमेंटम एक्चुअली क्या है, कि जो बॉडी हरकत में होगी उसी का ही मोमेंटम होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई आपका कंसेप्ट ये बन रहा है कि जो हरकत का मिकदार है किसी भी बॉडी में, उसको मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई बॉडी की हरकत है ही नहीं, वो बिल्कुल रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम जीरो है। अगर वो हरकत में आ गई है तो फिर उसका मास और वेलोसिटी यानी आपका स्पीड पे ये डिपेंड करता है, सही है ना। तो पहली डेफिनेशन क्या बना है कि भाई यहाँ पर ये कंसेप्ट आया कि पहली बात तो ये है कि बॉडी जो है वो हरकत में होनी चाहिए, तो उसका मोमेंटम होगा, सही है। उसके बाद जो है डिपेंड किस पे करता है, स्पीड पे या मास पे। जिसका मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, जिसका स्पीड ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, जिसकी स्पीड कम मोमेंटम कम, इस मास कम कर दे मोमेंटम कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब कंसेप्ट ले लिया, अब डेफिनेशन वगैरह देखते हैं इसकी क्या होती है। तो पहला कंसेप्ट ये बना कि भाई जिसका किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर देखना है तो वो हरकत में तो होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी, इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया आपका, ठीक है, थियोरेटिकल हो गया भाई। पहले तो दिमाग ये बनता है कि भाई मोमेंटम वो किसका होगा, जो बॉडी मोशन में होगी। अगर उसमें हरकत का कोई मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, मोशन का कोई आपका मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो बॉडी का मोमेंटम होगा। अब हम लिखते हैं कि भाई आगे हमने क्या जाना, इट, इसको मोमेंटम को पी से लिखा जाता है और आपका लीनियर मोमेंटम है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम है आपकी क्लास 9th में, ठीक है, पी से जाहिर किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन
इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। दो चीजों पे डिपेंड करता है। हमने अभी जो एग्जाम्पल दिए थे उनमें आप लोगों को बताया कि दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो आपका, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। सही। तो ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अब यहाँ पर सिंपली आप देख लें भाई, मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इसका पावर भी वन है, इसका पावर भी वन है और इसका पावर भी वन है, तो इक्वेशन आपकी लीनियर बन चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपका लीनियर मोमेंटम है और डिपेंड किस पे करता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। सही है। तो सिंपली आपका मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सही। अब इसका यूनिट बनाए हम, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड। तो ये एक्चुअली इसका बेस यूनिट है जो आपको फार्मूले की मदद से मिल सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट इसका आता है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें, क्योंकि मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, सेकंड से डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकंड आपका इधर रह जाएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है भैया, ये है न्यूटन के बराबर, फोर्स का यूनिट है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे न्यूटन और ये आ गया आपका सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या है इसका, न्यूटन सेकंड, या आप इसका बेस यूनिट ये भी है, तो ज्यादा आपका न्यूटन सेकंड ही इस्तेमाल होगा क्योंकि एसआई यूनिट है। सही है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हो आप, और एसआई यूनिट इसका क्या है, न्यूटन सेकंड, ड्राइव यूनिट कह लें इसको। ठीक है। तो ये था आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी बॉडी अगर मोशन है तो उसका मोमेंटम होगा। अगर कोई बॉडी आपका मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, कहीं पर भी आपकी उसकी हालत तब्दील नहीं हो रही है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। रेस्ट वाली चीज होगी तो उसका मोमेंटम जीरो क्यों होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जीरो इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। सही है। तो ये था आपका मोमेंटम। अब हम चलते हैं कि भाई यहाँ पर फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। सही है जी। तो ये आपका था मोमेंटम की डेफिनेशन और कंसेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा भी कह सकते हो आप। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब है रिश्ता क्या है दोनों का आपस में, कोई सिमिलरिटी है तो हम देखते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, वो फोर्स को डिफाइन करता है, एफ इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू एम आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहां पर भी वही कंसेप्ट होगा कि भाई फोर्स का तो आपने पढ़ा है, फोर्स किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो मोमेंटम आपका एम वी है, सही है, पी इज इक्वल टू एम वी है। तो यहां पर हम देखेंगे एक सिस्टम है, कोई बॉडी है जो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, वी आई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, बॉल है, ये आपका जो है इसका मोमेंटम क्या है, सॉरी इसकी जो वेलोसिटी क्या है इनिशियल, वी आई है। वो मास कितना है, एम है। तो अब ये हरकत में है, सही है ना जी। अगर ये हरकत में है तो थोड़ी देर के टाइम के हिसाब से, इसका टाइम लगने के हिसाब से कुछ ड्यूरेशन के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, सॉरी आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी एक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेंज आया है, चेंज का मतलब आप समझते हो एक्सेलरेशन आई है, एक्सेलरेशन आई है तो आप समझ जाए फोर्स लगी होगी, ऐसे तो नहीं आया होगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट अब देखें, वहां पर चेंज इन वेलोसिटी तभी आएगा जब आपका फोर्स लगेगा। कोई भी फोर्स लगता है तो वहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, वी आई थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई थी। थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम ड्यूरेशन, कुछ अरसे के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, तो कुछ घंटे भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी टाइम का यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी ज़ाहिर है तब्दील हो गई, या तो कम हो गई होगी या ज़्यादा हो गई होगी। तो दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी हुआ है। तो जाहिर है कि अब मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी कम होने से मोमेंटम, आपने जैसे अभी डेफिनेशन में पढ़ा, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मास तो चेंज नहीं होगा उस बॉडी का। तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो गई है, तो चेंज होने का मतलब अगर बढ़ गई है तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, है ना। अगर वेलोसिटी कम हुई है तो मोमेंटम कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी आई, ये इनिशियल मोमेंटम है, और ये फाइनल मोमेंटम है, पी एफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे भाई वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम है। तो यहां पर ये चेंज आया है, तो टाइम कितना लगा है, यहां से लेकर यहां तक टी लगा है, सही है। तो चेंज होने में तब्दीली लगी, कोई भी तब्दीली आती है उस पर टाइम तो लगता है, ठीक है ना। बिगड़ने में या संवारने में टाइम लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, मगर टाइम लगता है, सही है जी। तो अभी हम ये देखना चाहेंगे भाई, चेंज इन मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं। तो डेल्टा पी जो है, निशान इस्तेमाल करेंगे हम, इसको हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सही है जी। तो यहां पर तब्दीली आएगी तो उसको कैसे जाहिर करेंगे, मोमेंटम में तब्दीली आएगी उसको डेल्टा पी से जाहिर करेंगे। अब डेल्टा पी किसके बराबर होगा भाई, डेल्टा पी बराबर होगा आपका, कैसे मालूम करें कितना फर्क आया है। तो हमेशा हम भाई ऐसे है ना, अभी कोई फर्क कैसे मालूम करते, अभी कोई चीज आपकी पहले, एक साल पहले कितने की थी, 10 रुपए की थी, अब हो गई 15 रुपए की, तो कितना फर्क आया है, 5 रुपए का फर्क आया है। तो आप क्या करते हो, 15 में से 10 माइनस करते हो, तभी पता चलेगा कि उसकी प्राइस में कितनी तब्दीली आई है, सही है ना। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ है, तो कैसे मालूम करेंगे, आखिरी जो अभी है और पहले था उसको माइनस करने, पी एफ माइनस पी आई। तो अब पी एफ माइनस पी आई क्या है आपका, डेल्टा पी है, सही है जी। तो आपका पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, देखो पी एफ का क्या होगा, एम, ये होगा आपका मोमेंटम आपका यहाँ एम वी आई, और यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा आपका एम वी एफ होगा। ये इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एम इंटू वी, आप पढ़ चुके हो। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एम इंटू वी। तो यहाँ पर वी कितना है, वी आई है, एम को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर वी कितना है, वी एफ है, तो एम इंटू वी एफ कर दिया।
ये फाइनल मोमेंटम हो गया और ये आपका हो गया इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब दोनों को हमने फर्क मालूम करना, तो पी एफ माइनस पी आई करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एम वी आई, सॉरी फाइनल में से करेंगे, पी एफ है ना, वी एफ माइनस एम वी आई, सही है। अच्छा, अब ये सब कुछ होने में टाइम लगा है, तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टी। टाइम लगेगा ना भाई, बगैर टाइम के तो तब्दीली नहीं आएगी, तो कितने तब्दीली आई है, टी कर दिया। और यहां पर क्या होगा आपका, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपान टी, तो टी को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर है, डेल्टा पी। चेंज को हम जाहिर करने के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा पी, यहाँ लिख दो डेल्टा पी, इसकी जगह लिख दिया अपान टी। और यहाँ पर देखो एम दोनों में कॉमन है, तो एम बाहर निकाल लिया, यहाँ पर हो गया वी एफ माइनस वी आई अपान टी, तो एम कॉमन था, हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आपका कुछ रिजल्ट वाज़ह होने लगा है। वाज़ह किस तरह हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वी एफ माइनस वी आई आपका एक पुराने जमाने में पढ़ा होगा, मतलब है अभी वी एफ माइनस वी आई अपान टी बराबर होता है, सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, एक्सलेशन के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन, वेलोसिटी किसके बराबर था, एक्सलेशन के। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वी एफ माइनस वी आई की जगह ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो डेल्टा पी अपान टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए। ये आ गया आपका रिजल्ट। अब एम ए किसके बराबर है, देखो भाई एफ के बराबर है, एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया एफ। तो भाई ये तो क्या हुआ, फोर्स है, ये तो डेल्टा पी अपान टी क्या है, फोर्स है। और इसको कैसे करेंगे, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, जब कोई चीज आपका टाइम से डिवाइड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेट। और यहां पर क्या हो गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स की एक नई डेफिनेशन हमें मिल गई मोमेंटम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की एक नई डेफिनेशन आ गई है जिसमें हमें ये मिला है, तो ये हो गया आपका मोमेंटम। अच्छा, अब यहां पर इसी फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं, देखें यहां पर थोड़ा देख लें, डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू क्या आया है, एफ। तो ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी। ये एक नया फार्मूला, ये क्या जाहिर करता है, फोर्स इंटू टाइम। इसको हम कहते हैं इम्पल्स, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है जी, ये इम्पल्स का जो है वो आपका फार्मूला है। तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर, सही है जी। तो फोर्स की एक नई डेफिनेशन हमें मिल गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आप मोमेंटम से रिलेट करोगे तो ये हमें मिलेगा जो डेफिनेशन। और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम हुआ है, पहले से यहां से लेकर यहां तक हुआ है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्स एक्चुअली क्या होता है कि भाई आपका वो टाइम जहां पर फोर्स जितनी अप्लाई है, जिस टाइम जितने टाइम के लिए अप्लाई हुई है। अब इसको समझे ऐसे, जैसे कोई बम फटता है तो उसका जो उस वक्त ज़ाहिर चीजों पे प्रेशर पड़ेगा और फोर्स पड़ेगी। ठीक है, कोई चीज पत्थर उठा के किसी चीज को मारते हो तो वो जाके उधर हिट करता है, तो जितनी देर के लिए हिट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स। तो उसका मोमेंटम चेंज कर देगा सामने वाले का, सही है ना। तो कोई चीज फॉर एग्जाम्पल अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे ना कि भाई यहाँ पर कोई क्रिकेटर तेज बॉल कर रहा है, हल्की बॉल कर रहा है, तो जब जाके जाके टकराती है तो वहां पर क्या होगा, उसका
हिट करेगा, जाके सर से टकराती है या आपके एल्बो भी टकराती है, तो उस वक्त उसका एक इम्पल्स होगा। कितने कितनी देर के लिए टकराई है, एक मोमेंट के लिए टकराएगी, तो उस वक्त क्या महसूस होगी, आपको एक धक्का महसूस होता है। और धक्के को हम क्या कहते हैं, पुश को हम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स कितने टाइम के लिए आई है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। तेजी से आई है तो इम्पल्स जाहिर है उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर स्लो आई है तो इसका इम्पल्स क्या होगा, कम होगा। ऐसा ही है ना। तो अगर स्लो स्लो कोई चीज जाके टकरा रही है तो उसका इम्पल्स कम होगा। तेजी से लगा है, बहुत जोर से लगा है, तो उसका इम्पल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इम्पल्स आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हमने रिलेट किया फोर्स, सॉरी, मोमेंटम को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, या हम कह सकते हैं कि फोर्स से रिलेट कर दिया है। और अब एक्चुअली फोर्स क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रही है बात, तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। थैंक यू।